हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमको एजुकेशन। मैं शिवानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे शाहजहाँ की बायोग्राफी की, जिससे मैं आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ शाहजहाँ की बर्थ से लेकर डेथ तक की जो पूरी स्टोरी है मैं आपको सुनाने की कोशिश करूँगी और आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको 4 जो इंपॉर्टेंट मुगल एम्परर हैं उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ लेक्चर दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने बात की थी बाबर के बाद हमने पढ़ा था फिर हुमायूं के बारे में, देन अकबर, देन जहांगीर, और अब बात आई है जहांगीर के बेटे शाहजहाँ के बारे में। शुरू में तो दोनों के जो रिश्ते हैं जहांगीर के और शाहजहाँ के वो बड़े अच्छे चलते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था कि जहांगीर है उसकी लड़ाई अपने कौन से बेटे से चलती रहती है, जो खुसरो मिर्ज़ा होता है, जो बेटा मानबाई का और जहांगीर से होता है। ठीक है ना, इन दोनों का बेटा होता है मानबाई और जहांगीर का। उससे हमेशा उसका कोई ना कोई झगड़ा चलता रहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अकबर था वो जहांगीर को ना पसंद करके वो जो मिर्ज़ा था, खुसरो मिर्ज़ा था, वो उसको चाहता था कि वो उसको अगला सक्सेसर बना के जाए। तो ये बात जहांगीर को पची नहीं, है ना, उसको ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी। तो इसीलिए वो क्या करता है, अपने उस बेटे को मरवा देता है और सब चीज़ों में साथ देता है उसका बेटा शाहजहाँ। तो इस तरह से अभी तक तो शाहजहाँ में और जहांगीर में बन रही थी। लेकिन अब जैसे ही जहांगीर को थ्रोन मिल गया और एक थोड़ा सा टाइम हो गया जहांगीर को बैठे बैठे, तब शाहजहाँ को लगा कि ये थ्रोन मुझे कब मिलेगा। अब इसके चलते उन दोनों में शुरू हो जाते हैं कहीं ना कहीं जो विद्रोह है, शाहजहाँ छेड़ देता है। अब वो शुरुआत कैसे होती है, जहांगीर बोलता है शाहजहाँ को कि जाओ कंधार में जो अपराइजिंग्स हो रही है जाके उनको हैंडल करो, लेकिन इस चीज़ के लिए शाहजहाँ कर देता है मना। क्योंकि शाहजहाँ को ये था कहीं ऐसा ना हो कि मैं आगरा से यहाँ से जाऊँ और यहाँ पर पीछे सब मुझे भूल ही जाए और जो पावर है वो मेरे हाथ से पूरी तरह से यहाँ से निकल जाए, और तब तक मैं आऊँ पता चले थ्रोन पर किसी और ने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया। तो इसीलिए ये जहांगीर की बात ना मान के वहीं पर रुक जाता है, कंधार नहीं जाता। अब ये बात जहांगीर को तो बड़ी बुरी लगती है। जहांगीर को कहीं ना कहीं इसकी और हर जो हरकतें शाहजहाँ के थ्रू हो रही थी उनसे कहीं ना कहीं जहांगीर को ये बात क्लियर होती जा रही थी कि अब शाहजहाँ के मन में क्या है, कि ये मुझे हटा के खुद अब थ्रोन चाहता है। क्योंकि सही में था भी ये, एक तो शाहजहाँ को इस वक्त पूरी आर्मी पर अपना कंट्रोल चाहिए था, वो हमेशा बोलता था कि पूरी आर्मी पर उसका कंट्रोल हो जाए। दूसरा वो क्या बोलता था कि पंजाब वाला जो एरिया वो आप मुझे दे दो। लेकिन जहांगीर ने इस बात से साफ मना कर दिया, क्योंकि उसको पता था अगर आर्मी में पूरा कंट्रोल शाहजहाँ का हो जाएगा तो जहांगीर की सुनेगा कौन फिर। अब यहाँ पर होता क्या है, जहांगीर इस वजह से बहुत सारे लेटर्स भी लिखता है, जो शाहजहाँ होता है उसको काफ़ी बार उसको वार्निंग भी देता है पनिशमेंट का नाम लेकर, लेकिन शाहजहाँ इस बात को नहीं मानता है। अब शाहजहाँ के पीछे भी एक रीज़न था इन सब बातों को ना मानने का, क्योंकि उसको भी सपोर्ट मिल रहा था, उसके जो कोर्ट के नौबस थे वो उसको पूरा सपोर्ट करते थे। जो उसका फादर इन लॉ थे आशफ खान, वो उसको सपोर्ट करते थे। यहाँ पर जो आशफ खान है, ये देखिए, ये आशफ खान है नूर जहाँ का भाई। नूर जहाँ कौन थी, जहांगीर की वाइफ। तो इसीलिए सब जो कोर्ट के नॉबल्स थे उनको पता था कि जो जहांगीर है वो इतना कैपेबल नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहांगीर से ज़्यादा जो कंट्रोल करा है उस समय एडमिनिस्ट्रेशन को जो कंट्रोल करा है वो जहांगीर की वाइफ नूरजहां ने करा है। तो लोग चाहते थे कि जल्दी से जल्दी जो जहांगीर है इसको हटाओ और किसी दूसरे काबिल जो रूलर है उसको लाके यहाँ पर बैठाओ। तो उनकी नज़रों में शाहजहाँ ही था। तो इसीलिए जो शाहजहाँ था उसको जो कोर्ट के जो नॉबल्स थे वो सपोर्ट करते थे। आशफ खान की सपोर्ट करता है क्योंकि ये आशफ खान का दामाद था। ठीक है, तो इसीलिए इसको दोनों तरफ से सपोर्ट मिलता है, और जो शाहजहाँ हुआ है वो बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है। किसके साथ, जहांगीर के साथ, क्या ना कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल फेंकूंगा। लेकिन होता क्या है, दिल्ली के पास ही बैटल होती ज़रूर है, लेकिन इस बैटल में जो शाहजहाँ होता है वो हार जाता है मुगल की आर्मी से। और यहाँ पर जो मुगल की आर्मी होती है उसको लीड कौन कर रहा होता है, महाबत खान। अब होता क्या है, इस आर्मी को हारने के बाद भी जो शाहजहाँ होता है वो नहीं रुकता, वो जाके आप किससे हाथ मिला लेता है, जो मलिक अंबर होते हैं उनसे हाथ मिला लेता है। क्योंकि मलिक अंबर को भी चिढ़ थी जहांगीर से, वो भी मुगलों के साथ उसकी कोई ना कोई वॉर चलती रहती थी। तो यहाँ शाहजहाँ ने क्या कहा, तुम मेरा साथ दो, हराना तो मुझे भी है उनको है और तुम्हें भी उनको, तो क्यों ना हम साथ मिल जाए। तो यहाँ पर ऐसे होता है। उसकी बात है कि होता क्या है, जैसे ही जहांगीर की डेथ होती है, अब जो जहांगीर का सबसे छोटा बेटा होता है और 5th नंबर का जो उसका बेटा होता है उसको शाहरियार को वो कोशिश करता है कि अब अगला थ्रोन पे कौन बैठेगा, मैं बैठूंगा। और वो इसमें सक्सेसफुल हो जाता है, किसकी मदद से, नूर जहाँ की मदद से। नूर जहाँ शाहरियार को बैठा देती है थ्रोन पर। अब देखिए नूर जहाँ इसको इतना सपोर्ट क्यों कर रही है, क्योंकि ये नूर जहाँ का दामाद था। नूर जहाँ की जो बेटी होती है वो अपनी बेटी की शादी कर देती है शाहरियार से। ठीक है, तो इसीलिए ये उसको सपोर्ट कर रही थी। आशफ खान अपने दामाद को सपोर्ट कर रहा था और आशफ खान की बहन नूर जहाँ वो अपने दामाद को सपोर्ट कर रही थी। यहाँ पर लेकिन बाद में ये कुछ ही टाइम तक बैठ पाता है और 23 साल की उम्र में ही इसको मार दिया जाता है। तो यहाँ पर जो शाहरियार है उसकी हो जाती है डेथ। अब जैसे ही उसकी डेथ होती है उसको किल कर दिया जाता है। यहाँ पे शाहजहाँ एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री के साथ बैठ जाता है थ्रोन पर। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले अब हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो शाहजहाँ के बारे में जो याद रखने हैं। सबसे पहले है कि इसका जो नाम था वो था शाह उद्दीन मोहम्मद खुर्रम। मैंने आपसे हर बार बताया है इनका जो ओरिजिनल नेम है वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो टाइटल्स है ये तो हम सबको याद है,
कि किसका नाम क्या था, अकबर हो गया, लेकिन अकबर का जो असली नाम था वो जलालुद्दीन था, तो हमें उस चीज़ को याद रखना है। हुमायूं का असली नाम क्या था, नासिरुद्दीन था। तो इस तरह से जो उनके नाम हैं वो हमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए याद रखने, क्योंकि शाहजहाँ तो सबको पता है, तो क्वेश्चन इस पर कभी बनेगा ही नहीं। ये फिफ्थ मुगल एम्पर था, किसका बेटा था, जहांगीर का बेटा था। इसकी जो फॉरेन पॉलिसीज थी वो बहुत अच्छी थी। ऐसा है कि जैसे ही ये थ्रोन पर बैठा उसके 3 साल बाद ही जो उसकी सबसे जो बिलव जो उसकी वाइफ थी मुमताज महल, उसकी हो जाती है डेथ। मुमताज महल का नाम अर्जुमंद बेगम भी था, और 1631 के मतलब जैसे ये बैठता है उसके बाद 1631 में इसकी जो वाइफ है उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर होता क्या है, उसके बाद अपनी वाइफ की याद में जो शाहजहाँ है वो बनवाता है ताजमहल को आगरा में। और ताजमहल को बनने में एक बहुत अच्छा खासा टाइम लगता है, तो अपनी वाइफ की डेथ के 1 साल बाद ही 1632 में ये बनवाता है, ताजमहल का काम शुरू करवाता है, जो कंप्लीट होता है आपका 53 में जाके, तो इतना एक लंबा टाइम लगता है। उसके बाद देखिए ये पिक्चर है आगरा के ताजमहल की। खैर आखिर हम सब जानते हैं इस बारे में कि शाहजहाँ का नाम है और ताजमहल ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, बल्कि शाहजहाँ को कहीं ना कहीं हम जानते हैं इस वजह से है, ताजमहल की वजह से ज़्यादा। हमारे लिए वो जो नाम है वो ऐसा नाम बन चुका है कि अगर हमें कोई उनके बारे में ना भी पता है तब भी हम उनके पास बिना पढ़े भी हमारे पास बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा हमें पता होती है। ठीक है, तो शाहजहाँ ने ही ताजमहल बनवाया था, शाहजहाँ ने ही रेड फोर्ट बनवाया था, शाहजहाँ के टाइम पे जामा मस्जिद बनती है। तो कल्चर और आर्किटेक्चर का बड़ा शौक रखते थे। शाहजहाँ की बात करें तो उनके कोर्ट में बहुत सारे जो फ्रेंच ट्रैवलर आते हैं, बर्नियर आते हैं, ठीक है, इटालियन ट्रैवलर भी आते हैं, निकोली। पीटर मुंडे डिस्क्राइब द फेमाइन दैट अकर ड्यूरिंग द शाहजहाँ टाइम। शाहजहाँ के टाइम पे एक बार एक फेमाइन भी आता है, अकाल पड़ जाता है, तो ये जो पीटर मुंडी है ये बताते हैं इस बारे में। आर्ट का और कल्चर का, आर्किटेक्चर का बहुत ही ज़्यादा हम कहेंगे प्रमोशन हुआ है इसके टाइम में। शाहजहाँ को बड़ी मतलब बहुत काम करवाया शाहजहाँ ने इस पर, जिसमें जो रेड फोर्ट है वो इंपॉर्टेंट है, जामा मस्जिद, ताजमहल, तो ये सारे काम किसके टाइम पे हुए हैं, शाहजहाँ के टाइम पे हुए हैं। अब यहाँ पर ये रेड फोर्ट की पिक्चर दी हुई है, यहाँ पर ये जामा मस्जिद की पिक्चर दी हुई है, ताजमहल मैंने आपको दिखाई ही दिया है। और कहते हैं कि इस समय, क्योंकि देखिए पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, अकबर इतना छोड़ गया था इन लोगों के लिए कि अब ये तो बस लुटा रहे थे सबके सब। तो यहाँ पर जो शाहजहाँ होता है वो इतना खर्चा कर देता है इन सारी मॉन्यूमेंट को बनाने के लिए, कहा जाता है कि जो खजाना था वो खाली होने लगा था। अब देखिए इसकी बाद की लाइफ का कुछ देख लेते हैं। शाहजहाँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है 1658 में, और जब इसकी तबीयत खराब होती है तो जो इसका बेटा होता है, सबसे बड़ा बेटा होता है इसका, दारा शिकोह, जो इसका और मुमताज़ का बेटा होता है, ये अपने इस बेटे को बुलाता है, और ये बेटा इसकी बड़ी बहुत ज़्यादा हम कहेंगे कि बहुत सेवा करता है। अब ये चीज़ देख के जो बाकी बेटे होते हैं उनके मन में ये बात आ जाती है कहीं ऐसा ना हो कि अगला सक्सेसर इसी को वो डिक्लेयर कर जाए। तो वो यहाँ पर जो शुजा होता है वो इस समय वाइसरॉय होता है बंगाल का, जो मुराद होता है वो वाइसरॉय होता है गुजरात का। ये कर देते हैं अपने आप को डिक्लेयर कि हम इंडिपेंडेंट हैं, कि अब हम किसी के दबाव में नहीं है, अब हम अपने आप से खुद इंडिपेंडेंट है और अपनी जो बाउंड्री है उनको और ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो इसीलिए चल पड़ते हैं ये आगरा की तरफ। जो औरंगजेब है वो तीसरा बेटा होता है, इसके पास भी अपनी वेल ट्रेन आर्मी होती है और चीफ कमांडर भी होता है। ये दारा से बोलता है कि बैटल करूंगा और अगला सक्सेसर तो मैं ही बनूंगा। दारा के और उसके बीच में हो जाती है बैटल, उस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ समूगढ़। आप याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि औरंगजेब और दारा के बीच में, जो दारा शिकोह है उनके बीच में कौन सी बैटल होती है, तो ये होती है बैटल ऑफ समूगढ़। अब देखिए इस बैटल का कंक्लूजन क्या निकलता है कि यहाँ पर जो विनर होता है वो बन जाता है औरंगजेब। अब औरंगजेब जैसे ही विनर होता है यहाँ पर और दारा शिकोह को हरा देता है, तो सबसे पहले तो अपने फादर को उठाता है ये, और अपने फादर से बोलता है कि एक जगह चुपचाप से आगरा फोर्ट में बैठ जाओ, अब तुम इतने लायक नहीं हो कि तुम अगला रूल तुम संभालो, अब रूल सब करूंगा मैं, ठीक है ना, अगले थ्रोन पर जो हकदार है उसका वो हूँ मैं। और वो जो शाहजहाँ होता है वो तो उस टाइम में बूढ़ा हो चुका होता है, तो वो कुछ ज़्यादा कर भी नहीं पाता है। तो औरंगजेब को ये कहते हैं कि ताजमहल के जस्ट सामने आगरा फोर्ट है, तो वहाँ पर एक बालकनी है, तो शाहजहाँ पूरे टाइम वहीं बैठ के ताजमहल को देखता रहता था, अपना आखिरी समय उसने इस तरह से बिताया। और फिर वहीं पर ही बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आने की वजह से उसकी 22 जनवरी को उसकी हो जाती है डेथ। ठीक है, और आखिरी में वो कुरान को पढ़ता रहता है, कुरान में जो कलमा होता है उसको पढ़ के आखिरी शब्द उसके वही होते हैं, और एट द एज ऑफ द 74 शाहजहाँ डाइट, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर ये पूरा लेक्चर था शाहजहाँ के बारे में। यहाँ मैंने उनका बर्थ से लेकर डेथ तक आपको सब कुछ बताने की कोशिश करी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने सब बता दिया है। यहाँ पर शाहजहाँ के बारे में आपको कुछ भी नया नहीं लगा होगा, क्योंकि शाहजहाँ की स्टोरी ऐसी है कि हम देखिए, हम सब जानते हैं ताजमहल बनवाया था, दूर दूर से जो लोग हैं वो देखने आते हैं। तो इस किस्से को हम इतनी बार सुन चुके हैं कि इस लेक्चर में हमें ना कुछ नया नहीं लग सकता कि हमने ये चीज़ कुछ नई आज पढ़ ली। लेकिन इसमें जो सबसे कुछ 2-3 चीज़ें इसमें जो नई है वो तो देखिए ये है कि जो आशफ खान कौन था, नूरजहाँ कौन थी, ठीक है, और किसकी बैटल किसके साथ हुई, जैसे बैटल ऑफ समूगढ़ हो गई। और जो शाहजहाँ है उसके 3 भाई और कौन थे, मुराद, ठीक है, दारा शिकोह, औरंगजेब। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। बाकी तो देखो इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मुझे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ना ये चीज़ पहले से ही पता होगी।
तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगली लेक्चर में आपके लिए लेकर आऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी किस तरह से ये चारों भाई बिल्कुल आपस में लड़ मरते हैं अगले थ्रोन के लिए। तो वो चीज़ें हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।